निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर याचना सक्सेना मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल की इस व्याख्यान माला में पुनः एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी मेरे पुराने वीडियो लेक्चर को देख चुके होंगे अब तक, जो कि पार्ट 1 था टाइप्स ऑफ हियरिंग एड का। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ हियरिंग एड, जिसमें हम ग्रुप हियरिंग एड की चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले हम एक बार उसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, और उस पार्ट 1 में जो पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ग्रुप हियरिंग एड की ओर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने हियरिंग एड में पढ़ा था कि हियरिंग एड होते क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एक जो श्रवण बाधित व्यक्ति है उसके लिए वो किस तरह से एक इंडिपेंडेंट जीवन जीने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हमने इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 16वीं सदी में किस तरह के हियरिंग एड थे और 2010 तक किस तरह के डिजिटल हियरिंग एड आ गए, जो कि मदद करते हैं एक श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए। और इसके बाद हमने इसमें ये भी चर्चा की थी कि एक हियरिंग एड किस तरह से कार्य करता है, उसमें माइक्रोफोन का कार्य क्या है, एम्पलीफायर का काम क्या है और रिसीवर तक कैसे आवाज़ पहुंचती है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हियरिंग एड की, जिसमें हमने इंडिविजुअल हियरिंग एड पढ़े, पॉकेट लेवल, बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर, कंप्लीटली इन द कैनाल और स्पेक्टिकल हियरिंग एड। शायद उस क्रम में हम लोग स्पेक्टिकल हियरिंग एड है उसके बारे में शायद हम कुछ मिस कर गए थे, तो उसको कंटिन्यू भी कर लेते हैं कि एक चश्मे नुमा श्रवण यंत्र कैसा होता है। ये उन व्यक्तियों के द्वारा यूज किया जाता है जिन्हें डुअल डिसेबिलिटी है, यानी कि उनको लो विजन की भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उनको कान से कुछ कम भी सुनाई देता है। ऐसे स्थिति में हम लोग चश्मे में एक छोटा सा श्रवण यंत्र फिट कर देते हैं, जो कि उनकी डुअल डिसेबिलिटी को एक ही तरह से पूरा कर देता है। चलिए अब हम पार्ट 2 में समझेंगे कि ग्रुप हियरिंग डिवाइसेस क्या हैं, जिन्हें हम क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस के रूप में भी जानते हैं। जैसे ग्रुप हियरिंग एड में 6 से 8 बच्चे एक साथ पढ़ लेते हैं, और इंडिविजुअल हमने देखा था कि एक बच्चा एक श्रवण यंत्र को एक ही समय में यूज कर सकता है। तो जो ग्रुप हियरिंग एड है वो 4 तरह के हैं। पहला है हार्ड वायर्ड सिस्टम, इंडक्शन लूप सिस्टम, FM सिस्टम और इंफ्रारेड सिस्टम। ये 4 तरह के हैं जिन्हें हम बारी बारी से समझेंगे, और चित्र के माध्यम से मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोग इजीली, बहुत ही इजी वे में इसको समझ सकें। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ड वायर सिस्टम। ये आप चित्र में देख रहे हैं, इसे क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि 6 बच्चे इस डिवाइस को एक साथ यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर साथ ही टीचर है। टीचर के पास माइक्रोफोन होता है, और माइक्रोफोन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं उनको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर कर एम्पलीफायर तक आवाज आती है, और उसको एम्पलीफाइड करके जो यहाँ पर आप जंक्शन बॉक्स देख रहे हैं, जिसे हम लोग सेट टॉप बॉक्स भी कह सकते हैं, इसके माध्यम से पूरी आवाज इन जंक्शन बॉक्स में पहुंचती है, और ये जंक्शन बॉक्स पुनः ध्वनि तरंगों में आवाज को कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रत्येक बच्चे के पास अपना इंडिविजुअल हियरिंग एड होता है, और उसकी मदद से वो सुनता है, और जो भी रिप्लाई देता है वो वापस टीचर के पास पहुंचता जाता है। तो आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसका इतिहास एवं विकास देखें
तो कक्षा श्रवण विस्तारण प्रणाली यानी कि क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस का प्रारंभ भी सिर्फ हार्डवायर प्रणाली से ही हुआ था। इसे समूह श्रवण यंत्र भी कहा जाता है। अब इसके जो मुख्य घटक हैं, कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हेडफोन सेट होता है। जैसे कि अभी आपने पहले चित्र में देखा था कि प्रत्येक छात्र के पास अपना अपना हेडफोन सेट था। इसी प्रकार माइक्रोफोन था जो कि एक शिक्षक प्रॉपर तरह से अपने पास रख के यूज कर सकता है। और एम्पलीफायर का काम, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ध्वनि को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर काम करता है। अब वायर्ड कनेक्शन, सभी उपकरण आपने चित्र में देखे थे, जो जंक्शन बॉक्स या कहें सेट टॉप बॉक्स रखा हुआ था, वो सभी उपकरण तारों से जुड़े हुए थे। अब इनमें बैठने की व्यवस्था अगर हम कहें तो यू शेप में बिठाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा था, सभी छात्र स्थायी रूप से मेजों पर यू शेप में बैठे हुए थे और एक साथ 6 से 8 बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी चित्र में हमने 6 ही बच्चे दिखाए थे जो कि सेमी सर्कल या यू शेप में बैठे हुए थे। अब हार्डवायर कक्षा श्रवण विस्तार प्रणाली की कार्य प्रणाली कैसी है, जो अभी हमने आपको पहले ब्रीफ में बताई थी, लेकिन आप लोग इसको आगे इस तरह से देख सकते हैं जिससे समझ में अच्छी तरह से आ सके और आपका जो पर्पस है इस टॉपिक को पढ़ने का, वो आपको अच्छी तरह से दिमाग में आप बिठा सकें और आप अपने उन्हें शब्द दे सकें। तो शिक्षक का माइक्रोफोन या तो मेज पर रखा जाता है या छत पर लटका दिया जाता है या शिक्षक उसे गले में पहन लेता है, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा था। प्रत्येक छात्र के डेस्कटॉप पर या डेस्क पर एक नियंत्रण बॉक्स या कंट्रोल बॉक्स या सेट टॉप बॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, वो रखा रहता है। वो दाएं बाएं हेडफोन के लिए अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोलर होते हैं, क्योंकि सब बच्चों की श्रवण क्षमता अलग होगी, तो वो अपने अपने वॉल्यूम कंट्रोलर से आवाज को आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे, ये आपने इसकी कार्य प्रणाली देखी, तो इसकी विशेषताएं भी देखिए या इनसे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये भी देख सकते हैं। इससे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको स्पष्ट और नियंत्रित श्रवण अनुभव मिलता है। शिक्षक और छात्र दोनों एम्पलीफायर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर का काम है छात्रों तक साउंड को एम्पलीफाई करके पहुंचाना और ध्वनि तरंगों में वापस कर देना। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामूहिक श्रवण में अत्यंत उपयोगी है। जैसे एक हियरिंग एड इंडिविजुअल था, वो एक केवल इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही लाभप्रद था, लेकिन ये वाला श्रवण यंत्र एक साथ ग्रुप में कार्य करता है। और जैसा हम पहले बता चुके हैं कि जो क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस होती है वो 6 से 8 बच्चे एक साथ लाभान्वित हो सकते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली किस तरह से है? ध्वनि से विद्युत संकेत में परिवर्तन। शिक्षक के माइक्रोफोन द्वारा बोलने की ध्वनि को कैच किया जाता है। शिक्षक जो भी माइक्रोफोन में बोलता है उसको ध्वनि तरंगों के रूप में कैच किया जाता है और माइक्रोफोन इस ध्वनि को विद्युत संकेत में या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। संकेत का प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन, ये विद्युत संकेत एम्पलीफायर तक पहुंचता है। एम्पलीफायर इस संकेत को बढ़ाता है। फिर अगर हम देखें तो जो सेट टॉप बॉक्स या नियंत्रक बॉक्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें उनका रोल क्या है वो भी देख लेते हैं। जो प्रवर्धित संकेत को छात्रों के कंट्रोल बॉक्स में भेज दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार दाएं और बाएं हेडफोन के वॉल्यूम को नियंत्रित कर सकता है। हेडफोन में लगे रिसीवर उस विद्युत संकेत को फिर से ध्वनि संकेतक में बदलते हैं और ये ध्वनि छात्र के कानों तक या ईयर कप तक पहुंचती है और जिससे वो स्पष्ट रूप से सुन पाता है। अब इससे होने वाले लाभ, ध्वनि संकेत की गुणवत्ता स्पष्ट और स्थित हो जाती है। जो भी उसे ध्वनि संकेत सुनाई दे रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट सुनाई देते हैं और प्रत्येक छात्र अपनी सुनने की आवश्यकता अनुसार
वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेता है। अगर उसका माइल्ड है तो वो कम पर वॉल्यूम पर सेट कर लेगा अपने हेयरिंग एड को, और अगर वो मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड का है, किसी भी तरह की उसे श्रवण क्षमता कमजोर है, उस तरह से वो अपने वॉल्यूम को नियंत्रित कर लेगा। इसके अलावा इस प्रणाली में ध्वनि संकेतक की मात्रा पर्याप्त एवं प्रभावशाली होती है। इसमें एक ही समय में 6 से 8 छात्रों को एक साथ प्रभावी रूप से पढ़ाया जा सकता है, और साथ ही प्रणाली में वक्रता या डिस्टॉर्शन का नगण्य होती, बल्कि ये कहें बिल्कुल शून्य होती है, जिससे समझ बेहतर विकसित होती है। अब जैसा हमने अभी बात की थी कि जिस चीज के लाभ हैं तो कुछ हानि भी हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा था कि जो एम्पलीफायर है वो वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो आवाजाही, मतलब एक तरह से छात्र और शिक्षक स्थिर होकर बैठते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, उनकी गतिशीलता खत्म हो जाती है। और हेडफोन से असुविधा भी हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक हेडफोन लगाए रखने से छात्रों में थकान या असहजता महसूस हो सकती है, क्योंकि अगर हम किसी कार्य को बहुत लंबे समय तक करें तो वो बच्चे उसमें इसी तरह से हियरिंग एड लंबे समय तक, अगर क्लासरूम देर तक चल रही है तो वो बहुत लंबे समय तक हेडफोन लगाए रहते हैं, तो उनका ध्यान कहीं और भटकने लगता है और वो असहज महसूस करने लगते हैं। सीमित उपयोगिता, ये प्रणाली केवल कक्षा तक सीमित है, इसका उपयोग अन्य स्थानों पर नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने देखा कि ये वायर से अटैच्ड है, तो हम चाहें तो किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। जहां पर हम बैठे हैं वहीं पर इस सिस्टम का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इनकी लिमिटेशंस देखी। इसके साथ ही हमने जो आपसे बताया था कि ग्रुप हियरिंग डिवाइस में जो दूसरी प्रणाली है वो है लूप इंडक्शन सिस्टम। अब हम लूप इंडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। लूप, जैसा कि आप लूप से ही समझ गए होंगे, दिख रहे हैं आपको लूप बने हुए इसमें। और एम्पलीफायर, यहाँ पर टीचर बैठा हुआ है, टीचर के पास माइक्रोफोन है, यहाँ भी 6 बच्चे हैं, उनके पास अपने अपने पर्सनल हियरिंग एड्स हैं और माइक्रोफोन है, और माइक्रोफोन के साथ इंडक्शन कॉइल भी है। अब इसकी कार्यप्रणाली को हम समझते हैं कि कैसे लूप इंडक्शन सिस्टम कार्य करता है। पूरी कक्षा की दीवारों या फर्श पर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर लूप स्थापित किया जाता है। जिस कक्षा में हम इसको स्थापित करना चाहते हैं वो कक्षा का स्वरूप कैसा होगा, ये देख लीजिए कि पूरी कक्षा की दीवारों पर या फर्श पर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर लूप स्थापित किया जाता है। शिक्षक की आवाज माइक्रोफोन द्वारा विद्युत संकेतक में परिवर्तित की जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो विद्युत तरंगों में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, और विद्युत संकेतक लूप वायरिंग के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में बदल दिया जाता है। अब इसमें आपने एक नई चीज पढ़ी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में बदल दिया जाता है। यही कार्य प्रणाली है मेन लूप इंडक्शन प्रणाली की, जो आपने पहले, अगर आप पुनः इस चित्र की ओर जाएं तो देखिए जो पूरा जहां पर लूप लिखा हुआ है, ये पूरे लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर को प्रवाहित कर दिया जाता है। छात्र श्रवण यंत्र इसमें पहने रहते हैं और टी या एमटी मोड पर सेट होते हैं। टी और एमटी मोड मतलब टेलीक्वाइल मोड पर रहते हैं। जो बाहर की ध्वनि होती है वो टी मोड पर लाने पर, हियरिंग एड को अगर टी मोड पर ले आते हैं तो जो बाहर की ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती है, और श्रवण यंत्र में स्थित इंडक्शन कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को कैच करता रहता है। ध्वनि का पुनः निर्माण होता है। इंडक्शन कॉइल इन तरंगों को फिर से विद्युत संकेतों में बदल देती है। ये संकेत श्रवण यंत्र के रिसीवर तक पहुंचते हैं और इन संकेतों से ध्वनि में बदलकर छात्र के कानों तक पहुंचते हैं। तो ये आपने इसकी कार्य प्रणाली को पढ़ा। इसमें अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो इसमें सीमाएं सबसे ज्यादा क्या है,
स्पाइल ओवर की संभावना अधिक होती है। जैसे मान लीजिए जिस क्लास में लूप इंडक्शन सिस्टम लगाया गया है उसके बाजू वाले क्लास में एक तरफ बाजू या दाएं बाजू या बाएं बाजू में हमें क्या होगा, इतनी मतलब शोरगुल सुनाई देगा, जो टीचर पढ़ा रहा है वो दूसरे क्लासरूम में भी सुनाई देगा। तो ये इसकी सीमा है कि अगर हम जिस क्लासरूम में लूप इंडक्शन सिस्टम को लगा रहे हैं तो उसके आजू बाजू के क्लास में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और टी स्थिति में संप्रेषण में बाधा आती है। जब श्रवण यंत्र केवल टेलीकॉइल मोड पर, टी मोड पर रखा जाता है तो छात्र आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उनके इंटरेक्शन में बाधा आती है। क्योंकि टी मोड में क्या होता है, टी मोड से हम बाहरी ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। और इसमें एम्प्टी मोड का मतलब, एम्प्टी मोड क्या है, टेलीकॉइल और मेक मोड पर श्रवण यंत्र रखना चाहिए ताकि वे शिक्षक की आवाज और आसपास की बातचीत दोनों को सुन सके। हम इसके समाधान के रूप में आपको ये बताते हैं कि अगर एम्प्टी मोड पर हियरिंग एड को रखा जाएगा तो शिक्षक की आवाज को भी सुन पाएंगे और आसपास की बातचीत को भी सुन पाएंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत केवल टी मोड पर रख लिया तो छात्रों के संवाद में बाधा आएगी। अब अगली जो सिस्टम है जो हम लोग ग्रुप हियरिंग एड में पढ़ रहे हैं, इंफ्रारेड सिस्टम या इंफ्रारेड की कार्यप्रणाली। इंफ्रारेड ये एकदम देखा जाए तो फिजिक्स का ही वर्ड है, लेकिन हियरिंग एड में इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि का प्रकाश तरंगों में रूपांतरण करना ही इंफ्रारेड सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ये प्रणाली ध्वनि संकेतों को इंफ्रारेड प्रकाश तरंगों में बदलकर प्रसारित करती है। इंफ्रारेड तरंगों को हमें मानव को आंखों से नहीं दिखती हैं और ना ही ये हानिकारक होती हैं। अगर इसकी कार्यप्रणाली के बारे में हम पढ़ें तो एक विशेष ट्रांसमीटर शिक्षक की आवाज को पिकअप करता है। जो विशेष ट्रांसमीटर देख रहे हैं आप, जिसे इंफ्रारेड सिस्टम कहते हैं, वो आवाज को पिकअप करता है। ये ट्रांसमीटर आवाज को अदृश्य इंफ्रारेड तरंगों में बदलकर कक्षा में लिसनर तक या श्रोता तक भेजता है। छात्रों के पास वायरलेस रिसीवर होता है। जैसे अभी आपने चित्र में देखा था कि सबके पास वायरलेस रिसीवर था, जिसे फोटो डिटेक्टर डायोड कहा जाता है। ये डायोड इंफ्रारेड तरंगों को ग्रहण करके उन्हें पुनः ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। इस डायोड का क्या काम है, वो इंफ्रारेड तरंगों को ग्रहण करता है और उन्हें पुनः ध्वनि तरंगों में बदल देता है, जो कि लिसनर तक पहुंच जाती हैं। इसके लाभ हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा था, लूप इंडक्शन सिस्टम में कि बाजू के रूम में शोर सुनाई देता है जिससे कक्षाएं संचालित नहीं होती। इसमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं आती। इंफ्रारेड तरंगे दीवारों को पार नहीं करती हैं, जिससे पास के कमरों में सिग्नल बिल्कुल भी टकराते नहीं है। जो भी कक्षाएं पास में चल रही हैं वो विधिवत रूप से चल सकती हैं। और इंफ्रारेड के लाभ आगे भी देखें तो आवृत्ति परिवर्तन से बाधा नहीं होती, मतलब नो इंटरफियरेंस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी चेंजेस। कोई फ्रीक्वेंसी चेंजेस से कोई भी तरह की बाधा आवृत्तियों में नहीं आती। ये प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी की बजाय प्रकाश तरंगों पर आधारित होती है, जिससे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या क्लैश की संभावना नहीं होती। मतलब दूसरे क्लासेस में कोई भी प्रकाश की तरंगे इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं और क्लासरूम, इंफ्रारेड क्लासरूम भी व्यवस्थित रूप से चल सकता है और आजू बाजू की क्लासों में भी किसी भी तरह का कोई केओस सुनाई नहीं देता है। इसमें बैठने की व्यवस्था, इसमें श्रोता कक्षा में कहीं भी बैठ सकता है। जैसे ऊपर के दोनों आपने सिस्टम में क्या देखा था कि विधिवत रूप से या यू शेप में बैठना पड़ता था, लेकिन इसमें जो लिसनर है वो कहीं भी बैठ सकता है। उसे ट्रांसमीटर की दृश्य रेखा में रहना चाहिए। जो हमारा इंफ्रारेड सिस्टम है, जहां तक प्रकाश की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं वहां तक उसको, उस लाइन में वो कहीं भी बैठ सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो हमारे अगर मोबाइल किसी सिग्नल को कैच नहीं करते तो फिर
हमें मोबाइल चलाने में असुविधा होती है तो हमें उस रेंज में रहना पड़ता है। अगर हम वाईफाई चला रहे हैं तो वाईफाई की रेंज में नहीं आ रहे हैं तो हमारा वाईफाई अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही होता है कि श्रोता बस केवल ट्रांसमीटर की दृश्य रेखा के बीच में बैठे। इंफ्रारेड प्रणाली की सीमाएं भी हैं। जैसा कि हमने पहले बात करी कि जहाँ लाभ है वहाँ हानियां तो होंगी, लिमिटेशंस होंगी। ये प्रणाली बहुत ही खर्चीली होती है, मतलब एक साधारण लोगों के व्यक्ति की अप्रोच से ये बाहर है। ये श्रवण विस्तार प्रणाली की तुलना में अधिक खर्चीली है। जितने भी आपने अभी तक डिवाइसेस पढ़ी उनमें ये अत्यंत खर्चीली है। इसके लिए विशेष ट्रांसमीटर, रिसीवर, एडेप्टर की आवश्यकता होती है। बाहरी वातावरण में अनुपयोगी, अगर हम इसको बाहर ले जाएं तो हमारे लिए ये अनुपयोगी हो जाती है क्योंकि वो रेंज वो वहां से कैच नहीं करती। ये प्रणाली सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है जिससे खुले वातावरण में इसका प्रभाव घट जाता है। इंफ्रारेड सूर्य में IR से टकराकर बाधित हो सकती हैं। अब इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम पढ़ेंगे जिसे FM सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। FM के नाम से ही आपको रेडियो की ध्यान में आ जाता है। जिस तरह से रेडियो FM पर कार्यरत होता है उसी तरह से ये भी क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस जो है वो भी कार्यरत होती है। जिस तरह से हम लोग सुनते हैं ना कि हम FM पर इतनी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो मिर्ची कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसी तरह से ये हम इस लिसनिंग डिवाइस में भी देखेंगे कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक जो ऊपर का पार्ट देख रहे हैं वो टीचर के लिए होता है और जो नीचे का पार्ट है वो एक स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है। और इसमें आप देखोगे कि माइक्रोफोन होता है, चैनल सेलेक्टर होता है कि कौन से चैनल पर कहाँ तक ले जाना है, ऑफ ऑन स्विच होता है, ऑक्सिलरी इनपुट जैक होता है और कॉर्ड जो कि नेक में पहनी जाती है वो भी लगी रहती है। इसी तरह से जो एक लिसनर के पास होगा या हम कहें श्रवण बाधित बच्चे के पास होगा वो भी है ये। तो ये दूसरा पार्ट आप उसके लिए देखेंगे, उसमें ईयरफोन कॉर्ड होता है, माइक्रोफोन होता है, बैटरी चार्जर होता है और ऑक्सिलरी इनपुट जैक भी होता है। तो आइए हम इसकी कार्यप्रणाली को भी पढ़ते हैं। FM का अर्थ जैसा अभी आपको बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का उपयोग ध्वनि संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलने के लिए किया जाता है। शिक्षक वायरलेस माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर पहनते हैं। इसमें वायरलेस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर कहीं भी बच्चा कहीं भी बैठकर कुछ भी सुन सकता है। तो ये वायरलेस माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर होता है जो कि शिक्षक के पास होता है। ये माइक्रोफोन ध्वनि को रेडियो तरंगों में परिवर्तित कर देता है और वातावरण में प्रसारित कर देता है। अब ये तो पार्ट था जो कि हमने आपको बताया था, ऊपर का पार्ट जो कि शिक्षक के पास रहता है। अब जो दूसरा पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं जो कि छात्र FM रिसीवर पहनते हैं जो इन तरंगों को पकड़कर फिर से ध्वनि में बदलता है। जो ऊपर से माइक्रोफोन से आई हुई ध्वनि तरंगे थी उनको रेडियो तरंगों में परिवर्तित किया था। अब इन रेडियो तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके लिए? छात्रों के लिए जो छात्र FM रिसीवर पहने हुए हैं। अब रिसीवर की आवृत्ति को शिक्षक के ट्रांसमीटर से मिलाया जाता है जिससे स्पष्ट श्रवण संभव हो सके। जो शिक्षक है वो और जो बच्चा है उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, इसके लिए शिक्षक के ट्रांसमीटर से मिलाया जाता है और इससे उसका श्रवण संभव हो जाता है। वायरलेस कनेक्शन होता है, जैसा अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें वायरलेस तरह से काम होता है। इस प्रणाली में स्पीकर और लिसनर के बीच कोई तार नहीं होता, गतिशीलता बनी रहती है। FM प्रणाली की प्रभावी दूरी 30 फीट से 200 फीट तक होनी चाहिए और जो माइक्रोफोन की स्थिति है वो माइक्रोफोन को शिक्षक के कपड़ों के मध्य भाग में लगाया जाता है। ये मुख से 6 इंच की दूरी पर हमेशा रखना चाहिए जिससे वॉइस का क्लियरेंस बच्चों तक बना रहे। अब इसके लाभ की चर्चा कर लेते हैं।
छात्र और शिक्षक की गतिशीलता संभव होती है। मतलब जैसे आपने सबसे पहले हार्ड वायर्ड में पढ़ा था कि वायर से जुड़े होने के कारण वो लोग इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चूंकि ये वायरलेस प्रणाली है या वायरलेस सिस्टम है, तो इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही गतिशील रहते हैं। वो इधर से उधर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन रेंज में रहकर। ये प्रणाली व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के अनुरूप काम करती है, जिससे ध्वनि सीधे उपयोगकर्ता तक पहुंचती है। जैसे एक इंडिविजुअल हेयरिंग एड कार्य करता है, वैसे ही ये कार्य करती है। ये प्रणाली लाने ले जाने में सुविधाजनक है, क्योंकि वायरलेस है इसलिए ये सुविधाजनक है, अतः उपयोग में सरल और व्यवहारिक भी है। इसे लगाना सरल है। इसमें उपयोगकर्ता स्वयं आसानी से उसे उपयोग में ला सकता है। मतलब आप कोई भी, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, वो दोनों अपने आप इसका यूज कर सकते हैं। ये प्रणाली शोर शराबे वाले वातावरण में भी स्पष्ट ध्वनि प्रदान करती है। जैसे लूप इंडक्शन में शोर शराबा हो तो दूसरे कमरे तक जाता है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और शिक्षक की आवाज सीधे छात्र के श्रवण यंत्र तक पहुंचती है, जिससे ध्वनि की गुणवत्ता और स्पष्ट और बेहतर हो जाती है। एफएम प्रणाली की भी सीमाएं हैं। जैसे सभी की सीमाएं थी, इसकी भी कुछ सीमाएं अगर देखा जाए तो सौंदर्य की दृष्टि से ये आकर्षक नहीं होते। जैसे हमने इंडिविजुअल हेयरिंग एड में पढ़ा था कि जो भी उपयोग करता है वो हेयरिंग एड को कैसे अपने कपड़ों के रंग के आकार से कैसे भी चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें ये वो फैसिलिटी नहीं होती। इसमें इसलिए उपयोगकर्ता इसको यूज करने में झिझकते हैं। ये उपकरण महंगा भी बहुत है, जो कि साधारण आदमी की पहुंच से बाहर है। यदि समान आवृत्ति पर कोई अन्य रेडियो प्रसारण हो रहा है तो ये प्रणाली विघ्न और व्यवधान उत्पन्न करती है। कैसे? जैसे आप लोग कई बार अपने एफएम रेडियो में अगर कोई चीज फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पा रही है, तब हम कुछ सुन नहीं पाते हैं। अगर रेडियो प्रसारण एक ही उस पे 2 प्रोग्राम को सेट कर रहा है तो हम सुन नहीं पाते हैं। तो उसी तरह की विघ्नता इसमें भी आती है। इसका प्रसारण क्षेत्र ट्रांसमीटर की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे सीमित दूरी तक ही प्रभावित होता है। मतलब जो हमने आपको पहले दूरी बताई थी कि 30 फीट से लेकर 200 मीटर की दूरी तक सुन सकते हैं, तो उतनी रेंज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, वरना इसका यूज बेकार हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा ये पढ़ा ग्रुप हेयरिंग एड क्या है। तो अब आपने पूरा ही ये चैप्टर जो हमारे एक बीएड के लिए SES 04 टेक्नोलॉजी डिसेबिलिटी का पार्ट था, यूनिट 1 थी, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसे हमने पूरा कवर कर लिया है कि हेयरिंग एड क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, और साथ ही साथ उनका इतिहास भी जान लिया, ग्रुप और कैसे इनकी कार्य प्रणाली थी वो भी समझा। इसके साथ ही आपने इंडिविजुअल हेयरिंग एड और ग्रुप हेयरिंग एड भी पढ़े। अब इससे कुछ हमारे सामने कुछ प्रश्न आएंगे जो कि परीक्षा प्रणाली में जरूरी होते हैं। जैसा कि हमारा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अगर हम परीक्षा प्रणाली पर जाएं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले MCQ पर जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ के क्वेश्चन पेपर में, जो कि 10 होते हैं, जो एक मार्क्स पर होते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे प्रश्नों के 4 ऑप्शंस देते हैं, उसमें से हमें करेक्ट पर टिक करना होता है। अब इसमें से अगर हम देखें तो जैसे यही पूछ लिया जाता है कि BTE क्या है, तो BTE के फुल फॉर्म बताइए, तो हम कहेंगे बिहाइंड द ईयर। उसमें उसका करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जैसे FM पढ़ा तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है। ये तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। इसी तरह से इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। अब भोज मुक्त विश्वविद्यालय इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करता है, जिसे हमें 20 से 30 शब्दों में देना होता है। जो 20 से 30 शब्दों की बात करें तो हम 1 या 2 लाइन में उनको आंसर करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि श्रवण यंत्र क्या है, तो आप इसको 1 लाइन में बता देंगे श्रवण यंत्र क्या है। या
इंडिविजुअल हेयरिंग एड कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जो भी हमने 5 प्रकार पढ़े हैं उन 5 प्रकार को बस लिख देंगे। तो इस तरह से हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करी, जिन्हें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो 5 नंबर में आता है, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न मतलब यहाँ पे हमें 50 से 60 शब्दों में जवाब देना पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं हम 4-5 लाइनों में हम इन क्वेश्चन को लिखेंगे। तो इनमें अगर ये पूछता है कि श्रवण यंत्र क्या है, इनके विभिन्न प्रकारों को लिखिए, तो हम यहाँ पर श्रवण यंत्र की परिभाषा देते हुए साथ ही साथ हम पूरा ये लिख देंगे कि ग्रुप हियरिंग एड क्या है और इंडिविजुअल हियरिंग एड, उनको केवल नाम बताकर हम छोड़ सकते हैं। ये हमने आपको एक एक उदाहरण दिया है। आगे हम आपको स्क्रीन पर प्रश्न भी दिखाएंगे जो बन सकते हैं, उनको आप उनके अनुसार तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम 3-4 पेजों में लिखने की बात करते हैं। अगर वहां भी ये प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि श्रवण यंत्र क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तब हम पूरा श्रवण यंत्र के बारे में लिख देंगे। और उसके बाद जब हम उनको भागों में 2 भागों में विभाजित करेंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप हियरिंग एड, तब उनकी क्रमवार विवेचना करेंगे। जहां पर हमें उनके डायग्राम की जरूरत है वहां हम उनको डायग्रामेटिकली प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का होता है, जिसे निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, जिसमें हम पूरी, अगर हियरिंग एड के बारे में पूछा गया है तो हम पूरी चर्चा करेंगे कि उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किस तरह से ये उपयोगी हैं, और उनका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। तो आइए चलिए इसके साथ ही हम स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। What are hearing aids and how do they help individuals with hearing loss? हेयरिंग एड क्या है और वो किसी की हेयरिंग लॉस से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी कैसे मदद करते हैं। हाउ डू कंपोनेंट्स ऑफ हेयरिंग एड वर्क टुगेदर टू एम्प्लीफाई साउंड्स, कैसे इनके जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो कैसे साउंड को बढ़ाने में कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन बिहाइंड द ईयर BTE और इन द ईयर ITE हेयरिंग एड। Which type of hearing aid is the best suited for someone with severe hearing loss and limited dexterity? Why? तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो आपने पूरे दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हैं उनसे आप इनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। उन्हीं से आप अपने पूरे प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान का निराकरण भी कर सकते हैं। Why might someone prefer a completely in the canal CIC hearing aid and despite its maintenance and challenges? Last question है, in what situation would a group hearing aid system be more effective than individual one? शायद एक क्वेश्चन और छूट रहा है जिसको पुनः मैं बता देती हूँ। How can hearing aid support child development and education in early years? अगर अर्ली ईयर में बच्चा हेयरिंग एड का यूज सीख जाता है तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, अच्छा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इस पर एक आप टिप्पणी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सभी पूरे टॉपिक को कवर अप कर लिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सबसे अलविदा या विदा लेना चाहूंगी। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक आने तक के लिए नमस्कार।